सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 की, जिन भी स्टूडेंटों ने मेजर जो है उसमें हिस्ट्री ले रखी है, तो उनको 4th सेमेस्टर में पढ़ना होगा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप सेकंड। तो आपने सेमेस्टर 3rd में पढ़ा होगा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न फर्स्ट, और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे आप इसका सेकंड पार्ट। तो जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के, उनके लिए वीडियो होने वाली है जिन्होंने मेजर ले रखा है हिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं और आपको सारी नोटिफिकेशन भी वहाँ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो हमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट जो उसका नाम है वैज्ञानिक क्रांति और ज्ञानोदय। तो हमें इसमें पढ़ना है कि बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट में। हमने पढ़ा था पुनर्जागरण पढ़ा था हमने, उसके बाद हमने धर्म सुधार आंदोलन पढ़ा था। उसके बाद हम सेकंड पार्ट मतलब कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेकंड पार्ट मतलब सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें वैज्ञानिक क्रांति और ज्ञानोदय पढ़ेंगे, क्योंकि पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बाद बहुत सारी वैज्ञानिक क्रांति उसी समय से होने लगी थी। आपने पढ़ा होगा कि धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण के समय पे बहुत सारी खोजें हो रही थी, आविष्कार हो रहे थे, तो इस समय बहुत ज्यादा हो गया था। तो ये वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया और ज्ञान का उदय हुआ, क्योंकि नए नए विचारकों ने अपने अपने विचार धरे और बहुत सारी प्रगति हुई। तो हमें पढ़ना है ब्रह्मांड और पदार्थ का एक नया दृष्टिकोण आया। ब्रह्मांड के बारे में हमने एक नए दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को देखा, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी। जैसे कि पहले हम पृथ्वी को मानते थे कि गोल है, फिर हम जब वैज्ञानिक क्रांति हुई तो हमने जाना कि पृथ्वी अंडाकार है। फिर हम सोचते थे कि पृथ्वी हमारे पूरे आकाशगंगा के केंद्र में, फिर हमने जाना इसकी वजह से कि नहीं, सूर्य केंद्र सिद्धांत जो दिया न्यूटन ने, जिससे क्या हुआ, हमें पता लगा कि हमारे जो आकाशगंगा का केंद्र है वो सूर्य है। मतलब पहले लोग सोचते थे पृथ्वी की सूर्य चक्कर लगाती है, पर आपको पता होगा कि पृथ्वी लगाती है और सारे जितने 8 ग्रह हैं प्लेनेट, वो लगाती है सूर्य के चक्कर। तो ये सब हमें वैज्ञानिक क्रांति से पता चला। वैज्ञानिक पद्धति पर विचार करेंगे हम फिर कि वैज्ञानिक पद्धति पहले कैसी थी और अब कैसी है। मतलब पहले की वैज्ञानिक पद्धति जो है वो बहुत अलग थी, और जैसे कि उन्होंने मान रखा था कि पृथ्वी के सारे ओर चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह, पर ऐसा नहीं हुआ। सूर्य के चारों ओर सब चक्कर लगाते हैं। जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार करा, फिर हॉब्स और लॉके के दार्शनिक, तो हॉब्स, लॉके और बहुत सारे दार्शनिक विचारक थे जिन्होंने अपने अपने विचार धरे और अपनी अपनी इसमें सहभागिता दिखाई। निरंकुशता कैसे शासन गया और ज्ञानोदय की क्या क्या सीमाएं थी, कहाँ तक ज्ञानोदय फैला हुआ था, तो हम ये इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आप ये नोट्स अगर आप अपने पास परचेज करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पे आप मैसेज कर सकते हैं हाय, और आपको फिर वहाँ पे ओनली 9 रुपीज़ में ये नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का वैज्ञानिक क्रांति और ज्ञानोदय का इंट्रोडक्शन पहले, यानी परिचय। तो वैज्ञानिक क्रांति और ज्ञानोदय का युग जो है उसे ज्ञानोदय भी कहा जाता है, जिसे तर्क युद्ध भी कहा जाता है। मतलब जो वैज्ञानिक क्रांति है इसे वैज्ञानिक क्रांति, ज्ञानोदय और तर्क युद्ध भी कहा जाता है। तर्क युग क्यों कहा जाता है? तर्क यानी होता क्या है? तर्क यानी होता है किसी भी सवाल पे अपने क्वेश्चन ला देना, मतलब तर्क करना। तो तर्क, इसमें बहुत ज्यादा तर्क होता था, इसलिए इसको तर्क युग भी कहा जाता है। तो ये एक बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलन था। जैसे आपने पढ़ा होगा पुनर्जागरण भी क्या था, एक बौद्धिक एक दार्शनिक आंदोलन था। तो वैज्ञानिक क्रांति भी एक बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलन था। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धिजीवियों द्वारा बहुत सारा क्या हो रहा था, मानवतावाद पे जोर दिया जा रहा था, नए नए आविष्कार हो रहे थे, लोग वैज्ञानिक पे ध्यान देने लगे थे। तो इसी को कहते हैं बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलन, क्योंकि दार्शनिक लोगों ने, मतलब फिलोसफर और जितने भी बौद्धिजीवी थे यानी साइंटिस्ट वगैरह थे, उन लोगों ने आविष्कार करना और बुक प्रचार के माध्यम से इसका प्रचार करना स्टार्ट किया था। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ था, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप में वैश्विक प्रभावों के साथ ये हुआ। मतलब 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच ये हुआ, और कहाँ पे हुआ, ये पश्चिम यूरोप में इसका प्रभाव सबसे पहले दिखना स्टार्ट हुआ। इसका प्रबुद्ध में मानवीय खुशी के मूल्य, तर्क और
इंद्रियों की साक्षी के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की खोज और प्राकृतिक कानून, स्वतंत्रता, भक्ति और सहिष्णुता के आदर्शों पे केंद्रित था ये। यानी बताती हूँ एक एक करके ये है क्या। मतलब मानवीय खुशी, यानी अब लोग मानवतावाद पे जोर देने लगे थे। मतलब आपने पढ़ा होगा पुनर्जागरण में, मैंने आपको पढ़ा रखा था पिछली बार सेमेस्टर 8 में कि मानवतावाद होता क्या। मानवतावाद यानी लोग अपने पे ध्यान देने लगे थे, अपना विकास करने पे, तो बिजनेस करने पे, और लोग चर्च का, पॉप का या अदरवाइज जो भी अंधविश्वास उस पर ना विश्वास करके अब लोग अपने पे खुशी, मानव मूल्य पे ध्यान देने लगे थे। इंद्रियों के साक्ष्यों के माध्यम से, यानी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की खोज, यानी किसी की बात सुन के ना मान लेना। इंद्रियां क्या होती है, हमारे आंख, नाक, कान, हाथ होते हैं। तो अगर आप आंख से ना देखो, नाक से ना सूंघो, कान और हाथ से छुओ ना, या आंख से देखो ना, तो उस चीज को ना माने। तो इंद्रियों मतलब अगर आप छू रहे हो या सूंघ रहे हो या महसूस कर रहे हो, तो उस चीज को ही मानो आप, यानी ऑथेंटिक चीज को ही आपको मानना है, जो आपकी इंद्रियां से आप रिलेट कर पा रहे हो। तो उस चीज की इसमें खोज हुई। यानी जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार करा तो आप देख सकते थे प्लेनेट को। तो फिर क्या हुआ, फिर हमें पता लगा इसके बारे में, बहुत सारे हमें ब्रह्मांड के बारे में। और पहले तो लोग बताते थे पर हमें ऑथेंटिक में जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास टेलीस्कोप नहीं था। ऐसी बहुत सी चीज थी। मतलब इंद्रियों का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा। तो प्राकृतिक कानून, स्वतंत्रता, प्रगति, सहिष्णुता, यानी अब किसी भी धर्मों को मतलब एक समान मांगने की बात की थी। मतलब अब धर्म को इतना, धर्म का वर्चस्व समाप्त करने की बात की थी। धर्म को मानो पर अंधविश्वास को ना मानने की बात की थी, कि भाईचारा की बात की गई थी, कि सभी जो है वो एक साथ मिलकर रहेंगे। संवैधानिक सरकार, यानी एक संविधान द्वारा क्या होगा, सरकार को मतलब चलाया जाएगा। पहले क्या था, निरंकुश शासन था, राजतंत्र था। उसके बाद क्या हुआ, संवैधानिक शासन की ओर ये बढ़ा यूरोप का साम्राज्य। फिर चर्च और राज्य का पृथक्करण हुआ। फिर पहले क्या था, आपने पढ़ा होगा धर्म सुधार आंदोलन में मैंने पढ़ाया था कि चर्च का जो राजनीतिक में बहुत ज्यादा वर्चस्व हो गया था। यानी अब सारे राजनीतिक निर्णय भी कौन लेने लगा था, चर्च लेने लगा था। चर्च ही टैक्स भी वसूलता था, चर्च ही हर काम करता था जैसे राज्य करता है। तो क्या करा, इस आंदोलन से जो चर्च है और राज्य है उसके जो पृथक्करण करा दिया गया, यानी शक्ति का विभाजन करा दिया गया। तो चर्च क्या है, वो धर्म के रिलेटेड ही काम करेगा, और राज्य क्या है, वो समाज के कल्याण के लिए काम करेगा। इन दोनों की जो शक्ति है उसको बांट दिया गया था। तो ज्ञान उदय और वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी बैकन और जॉन लॉक के सहित अन्य लोग इसमें काम कर चुके हैं। कुछ मतलब जो ये फ्रांसीसी बैकन था और जॉन लॉक, इनका बहुत बड़ा इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, और ये लोग इस चीज पर काम कर चुके हैं। और लोगों का क्या मत है, इसमें सारे लोगों का अलग अलग मत है। ये मत है सबका कि नहीं इस टाइम पे वैज्ञानिक क्रांति स्टार्ट हुई है, कोई कहता है नहीं इस टाइम पे स्टार्ट हुई है, कोई कहता है नहीं इस टाइम पे स्टार्ट हुई है। तो जानते हैं क्या क्या लोगों ने कहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञानोदय की शुरुआत 1637 में हुई है, जब रैंड डॉर्केटेस जो है, उनकी एक पुस्तक थी जिन्होंने, जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, उसका जब प्रकाशन हुआ, उसकी प्रसिद्धि जो थी, उसी उसकी प्रसिद्धि एक थी, उसका नाम था कोगिटो एंगो सम, यानी मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ। मतलब ये चीज जब प्रकाशित हुई तभी से क्या हुआ, ज्ञान जो है यानी विज्ञान उदय हुआ और वैज्ञानिक क्रांति हुई। लोग ऐसा मानते हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आइजैक न्यूटन, यानी जो न्यूटन तो आपने सुना ही होगा, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम। तो जो न्यूटन है उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया को उन्होंने 1687 में प्रकाशन किया था। और इसमें सबसे पहले इन्होंने ऑथेंटिक रूप से जो सूर्य मतलब वो जो गुरुत्वाकर्षण है और जो गति के नियम है उसको इसमें लिखा था। ये आप जो बुक देख रहे हो ये वही वाली बुक है जो न्यूटन ने लिखी थी। कुछ लोग मानते हैं कि यूरोपीय इतिहासकार मानते हैं कि परंपरागत रूप से यानी जो ट्रेडिशनल चलते आ रहा है, इसकी शुरुआत 1715 में फ्रांस के जो लुई 16 थे उनकी मृत्यु के बाद ये क्या हुआ, इस फ्रांसीसी क्रांति से ये फैलने लगा। क्या फैलने लगा, जो ये वैज्ञानिक क्रांति थी। तो मतलब सबका अलग अलग मत है। अब चलिए चलते हैं कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड और पदार्थ का एक नया दृष्टिकोण कैसे इसने पैदा किया, कैसे वैज्ञानिक क्रांति ने ब्रह्मांड के बारे में हमें और जो हमारे रसायन है, पदार्थ है, इन सब के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी दी, जो हम आज भी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले इस कानून का उल्लेख किया था। तो आइजैक न्यूटन को तो आप जानते होंगे। तो न्यूटन ने प्रिंसिपिया, जो मैंने आपको ये वाली बुक दिखाई थी, इसमें उन्होंने सबसे पहले ये चीज लिखा था। इस क्रांति में खगोल विज्ञान के साथ खोज शुरू हुई। मतलब जो
खगोल विज्ञान है जो हम प्लैनेट वगैरह इसके बारे में पढ़ते हैं, इन सब की अवधारणा इसमें दी गई थी। और क्या हुआ था, हमें इससे बहुत सारी चीज, जब गैलीलियो ने आविष्कार किया टेलीस्कोप का और बहुत सारे आविष्कार हुए, तो हमें क्या पता लगा, बहुत सारी ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो आपने जाना होगा, आप अरस्तु तो आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल्स में भी। तो अरस्तु जो थे, जिन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है, तो पुरानी जो है प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु, आप जानते होंगे। इन्होंने टॉलेमी का ब्रह्मांड के बारे में भूकेंद्रीय या पृथ्वी केंद्रीय दृष्टिकोण इनका था, यानी ये पूर्व थे, ये वैज्ञानिक क्रांति के समय के नहीं थे, ये बहुत पूर्व के थे। आपने पढ़ा होगा, ये मतलब प्राचीन काल के थे। तो प्राचीन काल मतलब जो अरस्तु थे, जो कि सिकंदर के टाइम के, सिकंदर के गुरु थे, तो ये प्राचीन काल के थे। इनका मानना था कि मतलब पृथ्वी केंद्र में, यानी जितने भी प्लेनेट है वो पृथ्वी के चक्कर लगाती है। पर जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, तब ये बात पता चली कि नहीं, इनका जो सिद्धांत है वो गलत है। पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाती प्लेनेट, पृथ्वी लगाती है, और जितने भी प्लेनेट वो सूर्य के चक्कर लगाती है। पर लोग सोचते थे कि सब पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इन्होंने जो पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत दिया था। फिर हमें क्या हुआ, हमें पता लगा बाद में, जब हम वैज्ञानिक क्रांति आई, फिर हमें पता लगा नहीं, सूर्य केंद्रित सिद्धांत है, हम सारे प्लेनेट है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। फिर देखो निकोलस कॉपरनिकस, आपने कॉपरनिकस को भी बहुत बचपन से सुना होगा। तो कॉपरनिकस जो है वो 1473 से 1543 तक थे। तो पुनर्जागरण के दौरान क्या हुआ, विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ। आपने पढ़ा, पुनर्जागरण ने बहुत ज्यादा प्रकृति अपनी फैलाई थी हर क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी फैलाई थी, बहुत सारे आविष्कार हुए थे, तो कई सारे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो क्यूसा के रेजियो मोन्टासनस और निकोलस ने क्या किया था, इन दोनों ने गणित और गणना के तरीकों की नई प्रगति की थी, मतलब गणित को बहुत ज्यादा विकास किया इन्होंने। कॉपरनिकस ने धर्मनिष्ठ ईसाई, उसे संदेह था कि अरस्तु और टॉलेमी के विचार जो है वो नंग आंखों की गणित से देखा गया, मतलब प्रूव नहीं है, तो वो मानते थे। फिर उन्होंने पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कहा था उन्होंने। तो इसके सिद्धांत को उन्होंने बदला था। आप देख सकते हो कि आपको भी ये पता होगा कि सूर्य के सारे प्लैनेट चक्कर लगाती है, पर पहले क्या था, अरस्तु और ये लोग समझते थे कि नहीं, सूर्य पूरे सब पृथ्वी के चक्कर लगाती है, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं था। जब टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, नई नई चीजों का आविष्कार हुआ, स्पेसशिप जाने लगी आसमानों में, तो क्या हुआ, तब ये सब पता लगा। और देखते हैं विचारक कौन थे, टाइको ब्राहे। तो टाइको ब्राहे जो है वो 1546 से 1601 तक ये रहे। तो टाइको ब्राहे ने अपने जीवन काल के दौरान खगोल विज्ञान पर ढेर सारा वैज्ञानिक डाटा तैयार किया था। हालांकि इन्होंने विज्ञान में कोई बड़ा योगदान तो नहीं दिया है, पर क्या हुआ, केपलर की खोजों में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, मतलब इनके एक सहायक तौर पे ये रहे हैं। अब जानते हैं कि जोनास केपलर, आपने केपलर तो पढ़ा होगा, केपलर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो केपलर ने 1571 से 1630 तक इन्होंने अपना योगदान दिया था। तो केपलर बाहे का छात्र था, यानी जो आपने पढ़ा बाहे, ये वाले इनके स्टूडेंट थे केपलर। तो उन्होंने केपलर ने क्या करता था, ग्रहों की गति के 3 नियमों को लिखने के लिए बाहे और डेटा का उपयोग किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहों की कक्षाएं गोलाकार की बजाय अंडाकार है, ये बताया था। मतलब इनका तो बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने गति के, आपने 3 नियम पढ़े होंगे न्यूटन के, तो उन्होंने इनको लिखा था। और क्या किया था इन्होंने, पहले लोग समझते थे पृथ्वी गोल है, पर इन्होंने जितने भी मतलब ग्रह हैं वो सब ये गोल का ना हो के इन्होंने बताया कि नहीं, अंडाकार है। आपको पता होगा हमारी पृथ्वी भी गोल नहीं है, थोड़ी अंडाकार है, एक तरफ से थोड़ी चिपटी है। अंडाकार भी नहीं बोल सकते हो एक तरफ से जैसे संतरा होता है, नीचे से गोल होता है, पर बस एक साइड से दबा होता है, वैसे ही है कुछ। तो अब देखते हैं गैलीलियो। तो अपने गैलीलियो तो बहुत ज्यादा, टेलीस्कोप का आविष्कार भी गैलीलियो ने करा था और बहुत चीजों का आविष्कार किया था। तो 1564 से 1642 तक रहा था। तो पुनर्जागरण में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो आमतौर पर दूरबीन के आविष्कार का श्रेय तो गैलीलियो को दिया ही जाता है। इनसे बहुत बड़ी एक मतलब कह सकते हो ब्रह्मांड के बारे में, हमें आकाशगंगा के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिली, क्योंकि हमने पहली बार अपने आंखों से इसको देखा टेलीस्कोप की मदद से। हालांकि ये उपकरण स्वयं गैलीलियो ने डिजाइन नहीं किया था, वे खगोल विज्ञान का इसका प्रयोग करने पहले व्यक्ति थे।
मतलब इन्होंने पहली बार इसका उपयोग किया था। इस उपकरण से उन्होंने क्या करा, ब्रह्मांड के कोपरनिकस सिद्धांत को सिद्ध किया। तो कोपरनिकस जो सिद्धांत था उनको इसने सिद्ध किया। मतलब गैलीलियो ने अपने काम की खबर मित्रों को, सहकर्मियों को, पुत्रों के माध्यम से फैलाई। हालांकि चर्च उन्हें विचारों के त्याग, मतलब चर्च उनके को नहीं मानता था, नजरबंद करता था। फिर इन्होंने अपने, क्यों चर्च का उस समय वर्चस्व रह रहा था और चर्च को बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि कोई मेरी बात को अनदेखा करे। और चर्च तो यही कहता था कि नहीं, कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है सूर्य। तो ये सब सिद्धांत चर्च अंधविश्वास में फैला था और इन्होंने क्या करा, विज्ञान की क्रांति करके चर्चों से लोगों को दूर करना स्टार्ट किया, क्योंकि अंधविश्वास को ना मान के इन्होंने मानवतावाद और इंद्रियों पे ध्यान दिया कि जो चीज आप इंद्रियों से महसूस कर सकते हो उसी चीज को प्रूफ मानो आप। फिर देखते हैं आइजैक न्यूटन। ये आपने न्यूटन को तो देखा ही होगा। तो न्यूटन को अक्सर इतिहास का सबसे महान वैज्ञानिक और दिमाग वाला इंसान माना जाता है, आपको पता होगा। तो उन्होंने प्रिंसिपिया, मैंने जो आपको बुक दिखाई थी उसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो सब इन्होंने लिखा था। और पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड की पुरानी जो धारणा थी उसको बदल के इन्होंने जो सूर्य केंद्र सिद्धांत है वो इन्होंने इस पुस्तक में दिया था। तो आधुनिक काल में मतलब इनका उद्भव हुआ था। इसमें से क्या हुआ, वैज्ञानिक क्रांति से आधुनिक विज्ञान, गणित विज्ञान, भौगोलिक खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव शरीर की रचना जो पोस्टमार्टम होता है, इन सब का बहुत ज्यादा आविष्कार हुआ। पहले लोग क्या करते थे, मतलब मानव शरीर के बारे में भी अगर उन्हें कुछ पता करना होता था, जैसे कि पहले तो, अभी तो आपको कंकाल मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएगी, पहले तो नहीं थे। पहले लोग जानवरों की मतलब बॉडियों से करते थे। फिर क्या हुआ, वैज्ञानिक क्रांतियों से क्या हुआ, फिर चेंज आए और लोगों ने मानव की जो बॉडी उससे क्या करने लगे, मानव संरचना की पढ़ाई करने लगे, जानकारी उत्पन्न करने लगे ये लोग। और समाज ने इसको स्वीकार भी कर लिया था। क्यों, क्योंकि विश्वविद्यालय और जितने अकेडमी थे तो उन अकेडमियों ने इसको समर्थन किया था इस चीज को। और जो मतलब चर्च और वर्चस्व इन सब का जो सत्ता है इनको उखाड़ फेंकने की बात की थी। तो हॉब्स और लॉके और दार्शनिक की थोड़ा जान लेते हैं कि दार्शनिक के क्या क्या विचार थे, इस पे आप जानते हैं। तो प्रबोधन के उद्देश्य से सामाजिक तथा क्षेत्र में काफी योगदान हुआ था। तो देखते हैं क्या क्या हुआ था। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल दिया गया था। क्या हुआ था, जब इन जो दार्शनिक थे इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति पर बहुत ज्यादा बल दिया। इन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र इन सब में अपनी जो पद्धति है उसको बल दिया था। वैज्ञानिक क्रांति में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक जितने भी क्षेत्र थे उन सब क्षेत्र को प्रभावित किया था। और ये दूसरी चीज की एक तर्कवाद था। आपने जाना होगा कि वैज्ञानिक क्रांति को दूसरा नाम तर्क जो है, तर्क युग ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोग सबसे ज्यादा तर्क करते थे। लोग किसी भी चीज को मानते नहीं थे, किसी भी चीज पर क्वेश्चन करते थे, अगर उसका प्रूव होता था तभी मानते थे। तो इसे तर्क को ज्ञान के आधार पर माना गया। जब तक लोग मतलब, अब इससे क्या हुआ, लोगों का भविष्य भी बहुत ज्यादा उज्जवल हुआ, क्योंकि लोग क्या है, अंधविश्वास को ना मान के एक ऑथेंटिक प्रूफ को मानते थे। बाह्य हस्तक्षेप पर रोक, यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाओं को अपनी प्रकृति नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए और इस पे कोई हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी पहले क्या था, जो चर्च था उसका क्या है, राजनीतिक में, समाज में, इन सब में वर्चस्व था। वो समाज को भी अपने अकॉर्डिंग चलाती थी, राजनीतिक को भी अपने अकॉर्डिंग चलाती थी, टैक्स वैक्स भी वही वसूलती थी और आर्थिक को भी वही प्रभाव करती थी, क्योंकि वो बिजनेस भी इतना ज्यादा नहीं करने देती थी। और पुनर्जागरण हुआ जब, तो आर्थिक बहुत ज्यादा बढ़ा, व्यापारी लोग आए, व्यापार होने लगा, जिससे कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो चर्च है उसका जो राजनीतिक में वर्चस्व कम हुआ, तो आर्थिक में भी कम हुआ और समाज में भी वैज्ञानिक क्रांति आने से, आविष्कार आने से कम होते रह गया। फिर मानवतावाद पर जोर। तो प्रबोधन काल में लोग अपने पर ध्यान देने लगे, अपना विकास करने लगे, अपने व्यापार, अपने ऊपर सोचने लगे, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, नगर बनाने के बारे में, ये सब सोचने लगे। तो मतलब अपने ऊपर ध्यान देने लगे, तो उसी को मानवतावाद कहते हैं। तो मानवतावाद पे जोर देने लगे थे। तो अब देखते हैं इसके प्रमुख जो विचारक थे, चिंतक थे, वो कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या अपनी विचार रखे हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं वोल्टेयर। तो वोल्टेयर थे, इनका मानना था कि प्रबोधन का उद्भव तब हुआ है जब फ्रांसीसी चिंतन जो वोल्टेयर ब्रिटेन की यात्रा की उन्होंने, और उससे जो फ्रांसीसी बंद समाज की तुलना ब्रिटेन की समाज से की। प्रबोधन का सबसे अधिक प्रभाव फ्रांस तथा ब्रिटेन पर देखा गया था, क्योंकि आपको पता है कि जब वैज्ञानिक क्रांति हुई थी, इससे क्या हुआ था, प्रबोधन काल से
प्रबोधन काल वैज्ञानिक क्रांति को ही कहते हैं। तो प्रबोधन काल से क्या हुआ था, फ्रांसीसी अमेरिका इन सब में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। आपने 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ी होगी अमेरिका क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो ये सब क्यों हुई थी, ये सब इसी के प्रभाव से हुई थी, क्योंकि पूंजीवादी व्यापार बढ़ा, पूंजीवादी व्यवस्था आई और लोग व्यापार पे ध्यान देने लगे, पूंजीवाद को बढ़ावा देने लगे। तो ये सब क्रांति इस वजह से ही आई थी। तो वोल्टेयर का मानना था कि मतलब वोल्टेयर ने क्या करा, जो ब्रिटेन की यात्रा की, और ब्रिटेन की यात्रा करने से उन्होंने फ्रांस के जो लोग थे उन्हें ये बताया कि देखो समाज कितना बड़ा है, बाहर जाते हैं लोग, कल्चर अपने ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बिजनेस करते हैं, अंधविश्वास को ना मानते, तो उन्होंने एक खुला समझ जो समाज है उसको प्रदान किया फ्रांस को, और उनके बंद समाज जो है उसको अपना मतलब एक आईना दिखाने का काम किया। तो इन्होंने अब जानते दीदरो, तो दीदरो जो है वो भी एक क्या थे, विचारक थे। तो उसी प्रकार दीदरो ने भी जो विश्व कोश की रचना और राजतंत्रवादी जो निरंकुशवादी की ओर लोगों का ध्यान खींचा। तो कैसे राजतंत्रवादी, मतलब जितने भी राजा थे और पहले सामंती युग था मध्यकालीन में, तो उसको खत्म करने की बात की और एक स्वतंत्र राज्य की बात की, एक लोकतंत्र राज्य की बात की थी। फिर जानते हो जो मॉन्टेस्क्यू थे, तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी कृति जो है, उनकी एक रचना थी टिपस्ट्री ऑफ द लॉज, यानी स्पिरिट ऑफ द लॉ, जो लॉज है उनमें उन्होंने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया, यानी उनमें उन्होंने शक्ति का पृथक्करण, आपने सुना होगा कार्यपालिका, जो विधायक मंडल और न्यायपालिका, जैसे हमारे भारत में भी है कि शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। लोकतंत्र की जो 3 शक्तियां हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो उसका सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो मॉन्टेस्क्यू ने एक निरंकुश शासन की बात की थी, क्योंकि जब तक इन तीनों का काम अलग नहीं होगा तो क्या होगा, एक निरंकुश शासन नहीं होगा। फिर क्या होगा, शासन एक मतलब निरंकुश हो जाएगा, और अगर तीनों का एक पे काम हो तो क्या होगा, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका तीनों राजा के पास होगी, तो क्या होगा, एक अन्याय होने लगेगा समाज में, क्योंकि सारी शक्ति उसके पास होगी। अगर सब प्राइवेट होगा, सब अपने अपने स्वतंत्र होंगे, तो एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे और एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश बन पाएगा। फिर जॉन लॉक जानते हैं, तो जॉन लॉक उसी प्रकार एक ब्रिटिश चिंतक थे। जॉन लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। जॉन लॉक ने स्वतंत्रता, आपने जॉन लॉक की स्वतंत्रता के बारे में भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो जॉन लॉक ने स्वतंत्रता पे बात की थी कि व्यक्ति जो है वो जन्म से ही क्या होता है, स्वतंत्र होता है, पर क्या होता है, वो जब इस समाज में पैदा हो जाता है तो फिर क्या है, वो इस समाज की जंजीरों से बन जाता है, इसकी बात की थी। फिर जानते हैं रूसो, तो रूसो ने, जैकस रूसो ने फ्रांस का सबसे प्रबुद्ध दार्शनिक माना जाता है रूसो को, आप जानते ही होंगे। उसने अनेक निबंध लिखे थे, उपन्यास लिखे थे, बहुत सारी चीज लिखी थी, पर उनकी सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उन्होंने बताया था ना कैसे, मतलब रूसो ने बताया था कि कैसे मतलब पॉलिटी बनी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ समाज में, मतलब लोगों ने एक दूसरे से मिले, एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया और एक सरकार को बनाई। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट मनुष्य में स्वतंत्रता पैदा करता है, इस सब की मतलब इसकी बात बताई थी, और ये कहा था कि मनुष्य वो स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु वो एक जंजीर में बन जाता है बाद में। फिर देखते हैं हम लास्ट टॉपिक हमारा कि निरंकुशता और ज्ञानोदय की सीमाएं क्या थी। तो निरंकुशता का कारण क्या था, राजतंत्र का उद्भव, यानी प्रबोधन एक बौद्धिक आंदोलन था, आपको पता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बुद्धि का इस्तेमाल हुआ था। बौद्धिक यानी बुद्धि होता है, साइंटिफिक, बहुत सारी वैज्ञानिक क्रांति हुई तो वही बुद्धि से ही होगी, लोग मानवता पे ध्यान देने लगे तो बुद्धि से होगी, अंधविश्वास को हटाने लगे और अपने आप पर ध्यान लगे तो बुद्धि से ही हुई। तो बौद्धिक आंदोलन का एक नया मजबूत भौतिक आधार बना। बदलते हुए वर्ग समीकरण ने प्रबोधन को सामाजिक आधार निम्नलिखित किया। वस्तुतः 14 से 18वीं सदी के बीच यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक नया वर्ग उद्भव हुआ। पहले क्या था, निरंकुश शासन था क्योंकि राजतंत्र था। उसके बाद क्या हुआ, मध्यम वर्ग आया। मध्यम वर्ग कौन थे, व्यापारी थे। तो फिर क्या हुआ, जो राज्य है वो निरंकुश ना होके धीरे धीरे क्या करने लगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक स्टेट की एक स्थापना हुई, मतलब एक राज्य की स्थापना हुई।
तो प्रबोधन की सीमाएं क्या थी, जानते हैं कि प्रबोधन की समकालीन आर्थिक राजनीतिक संरचना एक वैचारिक आधार प्रदान करते हैं, यानी इसकी जो सीमाएं है वो राजनीतिक तक, राजनीति में भी थी, आर्थिक में भी थी और समाज में भी थी। तो जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में कैसी थी। इसके निरंकुश राजतंत्र को अस्वीकार कर सीमित राजतंत्र अथवा संवैधानिक राजतंत्र मॉडल प्रस्तुत किया। इनके अनुसार राजतंत्र निर्वाचन विधानमंडल का कार्य होना चाहिए, मतलब, और ये जॉन लॉक ने राजतंत्र का सिद्धांत नवीन मॉडल की परिकल्पना की थी। यानी राजनीतिक में भी इसकी सीमाएं थी। कैसे थी? पहले निरंकुश शासन था, फिर इन्होंने निरंकुश शासन का अस्वीकार करा तो इन्होंने राजतंत्र को हटाया और संवैधानिक शासन जो आज चल रहा है, जैसे कि संविधान के अनुसार चलता है, इस मॉडल को प्रस्तुत किया इन लोगों ने। इसके अनुसार राजतंत्र को हटाया और विधानमंडल यानी विधायिका का शासन इन्होंने स्वीकार किया, जैसे कि आज चलता है पार्लियामेंट का शासन। जैसे कि कहीं पे एक सदन कहीं पे एकात्मक होता है तो कहीं पे संघात्मक होता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं तो वो करते हैं, तो उसके आधार पे निर्वाचित यानी लोगों से चुन के कोई सरकार बनाया जाए, मतलब इलेक्शन हो, और उस मॉडल को प्रस्तुत किया था। यानी राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव था। अब आर्थिक क्षेत्र में कैसे प्रभाव था? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रबोधन का वाणिज्यवाद विरोध मुक्त व्यापार की वकालत की। उसमें महान ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ जो थे, उन्होंने अपनी महान कृति, जो उनकी एक कृति थी द वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने मुक्त व्यापार नीति जो है, यानी एक देश से दूसरे देश में मतलब व्यापार हो जो मुफ्त होता है, मतलब कोई जो सीमाएं नहीं होती है, किसी भी देश में कोई व्यापार एक दूसरे का कर सकता है, इसको बढ़ावा दिया था और इनकी मांग रखी थी। तो इससे क्या हुआ, मुफ्त जो जब ये आया, जब फ्रांसीसी क्रांति वगैरह गई, तो क्या हुआ, जो मुक्त व्यापार नीति है यानी ओपन डोर की जो क्या कहते हैं, ओपन डोर की जो नीति होती है, तो इसको अपनाया। तो एक देश दूसरे देश से, चीन का भी विकास कब हुआ, जब चीन ने पहले नहीं अपनाया था खुले द्वार की नीति, जब उन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई और उनसे व्यापार करने और वो व्यापार करने जब दूसरे देश में गए, तभी उनकी तरक्की हुई। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा, सामाजिक क्षेत्र में भी रहा। समाज क्षेत्र में प्रबोधन व्यक्ति की स्वतंत्रता को विचार बढ़ाया, लोग अब अपने स्वतंत्रता पे ध्यान देने लगे, स्वतंत्रता की बात करने लगे, अपने विचार रखने लगे। रिपोर्ट ऑफ लॉज में सरकार ने 3 अंगों का पृथक्करण अपील की ताकि व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षित किया जा सके और गणतंत्र शासन और लोकतंत्र शासन की स्थापना हुई। और क्या हुआ, जो भी मतलब विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तीनों को अलग किया गया, जिससे व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है वो हनन ना हो। लोग न्यायालय भी जा सकता है, विधायिका कानून बनाएगा और कार्यपालिका इसका पालन कराएगा। ये सब व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता के लिए किया गया था। तो समाज पे इसका प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं इसकी सीमाएं आपने देखी, आप कुछ और भी देखते हैं सीमाएं की। इसकी सीमाएं जो है, इसकी सीमाएं जो है वो पुरुषों की प्रधानता तक की थी। मतलब जब ये वैज्ञानिक क्रांति शुरू में आया था ना, तो ये पुरुषों तक ही था। महिलाओं को क्या था, वोट देने का भी अधिकार नहीं था। प्रबोधन पर प्रतिसत्ता थी, यानी जो पुरुष सत्ता क्या होती है, जो पुरुष जिसमें प्रधान होते हैं, पुरुष प्रधान, इसमें समाज था। इसका प्रभाव महिलाओं के अधिकार की बात इसमें नहीं की गई थी। इसमें सीमित अधिकार थे। क्या थे, आपने सुना होगा, जो जॉन लॉक भी थे, अरस्तु भी थे, इन लोगों ने भी क्या करा, इन लोगों ने भी मतलब महिलाओं को, जो अनपढ़ है, जो अपाहिज है, इन सबको वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया था। इन लोगों ने सिर्फ पुरुषों को और जो मतलब स्वस्थ व्यक्ति, सिर्फ उन्हीं को मतलब सरकार चुनने का अधिकार दिया था, क्योंकि इससे गलत सरकार चुनी जाएगी और लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। तो इसमें पुरुष प्रधानता थी और इसकी सीमित स्वतंत्रता की अवधारणा थी। मतलब चिंतकों के अनुसार जनता के लिए जो होनी चाहिए जनता द्वारा नहीं थी। मतलब जनता, स्वतंत्र लोकतंत्र क्या होता है, जनता तो चुनेगी, पर जनता जब महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाएगा और अन्य लोगों को अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो फिर स्वतंत्रता कैसी? तो आज के हमारे भारतीय लोकतंत्र में आज तो ऐसा नहीं है, और अब तो और मतलब और भी कंट्रीज में नहीं है, पर ऐसा शुरू में था। जब मतलब 18वीं सदी थी, जब हमारे 17वीं से 18वीं सदी, तो यही चल रहा था। उस समय नहीं दिया गया था बाहरों की कंट्री में, तब तो हमारे देश में लोकतंत्र था ही नहीं। तो अमेरिका अब जानते हैं कि इसने किस किस चीज को प्रभाव भी किया था। तो
जो ये वैज्ञानिक क्रांति और ज्ञान उदय इसी से प्रभावित होकर अमेरिका की क्रांति भी हुई थी और इसी से प्रभावित होकर फ्रांस की क्रांति भी हुई थी। तो अमेरिका समाज तथा यूरोप समाज लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। तो यहाँ पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे। लोग क्या थे? अब पूंजीवादी व्यवस्था को मानते थे, व्यापार को ज्यादा मानते थे और लोग सोचते थे अब सरकार का ज्यादा शासन ना हो के मतलब क्या हो, पूंजीवाद शासन, मतलब लोग प्राइवेटाइजेशन हो और सबके पास मतलब व्यापार करने का मौका हो और ज्यादा पूंजीवाद पे जोर देने लगे थे पूंजीवादी लोग। तो सामान्य अतीत, परंतु वह एक समान मतलब जरूर बंधे हुए थे वो लोग, पर औसत अमेरिका अपने दृष्टिकोण में आशावादी थे। मतलब वो आशा रखते थे और उत्साहित थे। वो दूसरी तरफ प्रबोधन आशावादी से भरे हुए थे। मतलब प्रबोधन काल में जो भी चीज हुआ उससे आशा उनको जगी कि इतनी सारी क्रांति हुई, अब हम ऑथेंटिक चीज को मान रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा इन लोग में आत्मविश्वास बढ़ा। इसलिए प्रबोधन की अपील अमेरिका के लोगों तक पहुंच गई। मतलब हो रहा था यूरोप में पर इसका प्रभाव पड़ा अमेरिका में, और अमेरिका में इससे क्या हुआ, अमेरिकी क्रांति जैसी एक क्रांति देखने को हमें मिली। फिर उसका प्रभाव फ्रांस में भी पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटेन में, जब ब्रिटेन की जो समाज थी वो खुला समाज हो गया था क्योंकि ब्रिटेन व्यापार करने लगा था, तो फिर जो फ्रांस है, फ्रांस का समाज को भी एक खुला समाज दिखाया गया, जिससे जो यहाँ पे जितने भी मतलब बुराइयां, चर्च का वर्चस्व, ये सब था प्रबोधन काल इसमें हुआ 1700 जो 89 में। तो वास्तविक क्रांति का कारण यही था कि अधिकांश विचारक सुधारक जो सुधारक थे वो क्रांति नहीं, लगभग अपने विचार को वो लोग उच्च वर्ग से आए थे और अपनी व्यवस्था को सुधारना चाहते थे और उन्होंने वो पक्षपाती नहीं करना चाहते थे और वो लोकप्रिय थे बहुत ज्यादा, और वो लोग चाहते थे कि मतलब इन विचारकों ने क्रांतिकारी संगठन बनाई और अपनी रुचि दिखाई और ये चाहते थे कि बहुत ज्यादा मतलब समाज है वो अपनी ऑथेंटिक चीजों पे ध्यान दे, अब मानवतावाद पे ध्यान दे और कल्याण करे, विकास करे। तो इससे भी प्रभावित होगी एक इस वैज्ञानिक क्रांति जो थी और ज्ञानोदय, इससे प्रभावित होकर बहुत देशों में क्रांतियां हुई थी। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति है, आप देख सकते हो। आपके लिए फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस जान लेना है कि फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति ने इसको प्रभावित की थी। तो आपको अगर फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति आपको देखनी हो तो आप अलग से गूगल पे इसके बारे में पढ़ सकते हो अलग से डिटेल में। तो आपको इसमें तो इतना ही पढ़ना था आपके यूनिट के हिसाब से। तो आपका जो ये फर्स्ट यूनिट है वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो आपको नोट्स को डाउनलोड करना हो या नोट आपको परचेज करना हो तो आप टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं और आप ओनली 9 रुपीज में ये परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।